नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़ रहे हैं एक खास इंटरव्यू में टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। टाइम्स नाउ को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके नाविका कुमार दर्शकों को नमस्कार। और सर आप कैसे हैं? केम छो? केम छो? लेकिन अब आदत शायद कब हो गई। मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी बोलने की आदत इतनी हो गई कि कुछ परिवार जो मूल हिंदी भाषी लेकिन गुजरात में बसे तो शिकायत करते थे कि आपके मुंह में गुजराती अच्छा नहीं लगता है, आप गुजराती मत बोलो। नहीं, कल तो आप बंगाल में बांग्ला भी बोल रहे थे। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जी। तो बहुत सी भाषाएं आपने मैं संपर्क में रहता हूँ। मैंने मेरा इच्छा भी रहती है कि मैं इसको सीखूं थोड़ा। प्रधानमंत्री, सबसे पहले सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि 2 फेज के चुनाव तो हो चुके हैं। आपका नामांकन और कुछ नामांकन भी डरते डरते चलते चलते हो गए हैं, और आपका नामांकन कब हो रहा है? और काशी से ये जो आपका नाता है, ये काशी का नाता आपके लिए क्या मायने रखता है? ये आखिरी फेज का चुनाव है हमारा, काशी का। उत्तर प्रदेश में वेस्ट से शुरू होता है, जाते जाते ईस्ट में, तो ये लास्ट फेज में मेरा चुनाव है काशी का। और मेरी पार्टी ने फिर एक बार मुझे काशी का उम्मीदवार बनाने का तय किया है। मैं लेकिन थोड़ा भावुक हूँ उस संबंध में। राजनीतिक दृष्टि से जो भी होगा। मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तय हुआ था मेरा काशी जाना, तो नामांकन के बाद ऐसे ही मीडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया। और उस दिन आप देखेंगे मेरा वो बिल्कुल, मैं तैयार नहीं था, अचानक ही मुझे पकड़ा था। मैंने कहा देखिए भाई, न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा मैंने 2014 में कहा था। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो अभी 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ, मेरी काशी। और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा रिश्ता, वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ, लोकतंत्र है, नामांकन भी भरेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी। लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। और इसलिए उम्मीदवार, नामांकन, चुनाव, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, पूरी करेंगे।
पर ये रिश्ता माँ बेटे का। जी। और आपने इसका मतलब सेवा भी माँ के तौर पर ही की है, वो जो काशी में इतना विकास हुआ। एक कर्तव्य होता है जनप्रतिनिधि का, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं कहाँ गुजरात का, काशी के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं कल्पना नहीं कर सकता। नामांकन कब है सर? नामांकन आप कब फाइल कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली 13-14 के आसपास चर्चा चल रही है। मेरे और कार्यक्रम बहुत हैं, तो उसमें से वो एडजस्ट करके कुछ निकालेंगे। समय निकालेंगे आप? थोड़ा मानते हैं कि समय के हिसाब से? बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बता दूं, आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा। 2014 में शपथ समारोह था, तो मैं राष्ट्रपति भवन गया प्रणब मुखर्जी साहब से बात करने के लिए। तो मैंने कहा एक इच्छा है, अगर आपको सुविधा हो, क्योंकि ये कार्यक्रम तो राष्ट्रपति जी का होता है, मैंने कहा बाहर करेंगे तो अच्छा होगा। तो वो जो समय लोगों ने मुझे बताया था, बोले साहब दिन में करना अच्छा होगा। तो भाई उस समय तो धूप बहुत होती है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? तो बोले शाम को करेंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, शाम को कर लीजिए। तो शाम को तय हुआ। उस समय आपने देखा अखबारों में बहुत आर्टिकल छपे थे, इंटरव्यू छपते थे, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये इसका कोई उपाय भी नहीं शास्त्रों में वगैरह, भांति भांति का। मुझे भी काफी लोग के बीच में थोड़ा समय था, तो मुझ पर भी दबाव डालने लगे। मैंने कहा भाई देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो प्रॉब्लम है वो धूप का है, और मेरा काम है उनको एडजस्ट करना, मेरा काम नहीं है मैं निर्णय करूं। तो उस रूप से वो निर्णय हुआ। हर समय सही समय। हाँ ये यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री जी, जो इलेक्शन का समय है उसमें से 2 फेज का हिस्सा तो चला गया। मतलब अगर आप माने कि 7 पेपर आप दे रहे हैं एग्जाम में, तो 2 के आंसर शीट तो आपने भर दिए। तो प्रधानमंत्री जी, क्या अब अभी भी ये मान रहे हैं कि वो 400 का टारगेट अचीव हो जाएगा? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग, अच्छा होता आप लोग महीने पहले मेरा इंटरव्यू कर लिए होते तो मैं जरा ठीक से बता देता आपको। आप ये तो देखिए आज हमारा सिटिंग एमपी कितने हैं, कभी ये तो दिमाग खपाइए जी। हम 2019 में जीत के आए, तब एनडीए मोट 359 या इतना कुछ था। फिर ये आंध्र की पॉलिटिकल पार्टी और उड़ीसा की, वो हमेशा हमारे साथ रहे, तो वो करीब 35 लोग हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे साथ रहे हमेशा। तो हम ऑलरेडी इन ए वे फंक्शनल वे में कहें, एनडीए प्लस जिसको कहें, तो हम 400 से करीब करीब थे। ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में 400 थे। ये लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहा है कि 400 400 400? ठीक है कि शब्दों में आया, लेकिन रियलिटी ये है कि हम ऑलरेडी 2014 से 19 करीब करीब 400 एमपीज के सहयोग से ही संसद चला है। ये नंबर आप सही बता रहे हैं, लेकिन बीजेडी से एक अलायंस की बात हुई जो थोड़ी दूर चली और फिर रह गई। तो अलायंस नहीं रही पर सपोर्ट जरूर रहा। हम पहले भी कभी, हम पहले सब उनके साथ एनडीए के रूप में हम कभी हम चुनाव आमने सामने ही लड़े थे। 19 में भी हम आमने सामने लड़े थे पर नेशनल इश्यूज। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सवाल अगर पॉलिटिक्स पर पूछूं, तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही डिवाइसिव है। हालांकि कांग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की ये कह के कि आप 2 और 2 22 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो या इनहेरिटेंस टैक्स हो, ऐसी कोई भी बात उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों में डर फैला रहे। हम सीएए का कानून लाए,
साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ कहा गया है। न बोलने में किसी ने गलती की है, न लिखने में गलती की है, न देश के कानून में कोई गलती है। सीधा सीधा वो कानून सिटीजनशिप देने के लिए है, उसमें कहीं पर भी सिटीजनशिप लेने का नहीं है। 2 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी जो झूठ फैला रही है, क्या कभी आपने उसका फैक्ट चेक किया क्या? कभी पाठशाला में उनके कपड़े उतारे क्या? क्योंकि झूठ इतना चलाते हैं। जब भी हम आप उनके एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जैसे ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात लेकर आए हैं, कोई मुझे बनाइए दुनिया के किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है क्या? आप साम्यवादी विचारधारा की बात छोड़ दीजिए, इनके घोषणा पत्र में और उनकी स्पीचेज में जो बातें हैं आपको एक साथ मिला करके एक कैनवास पर रखनी पड़ेगी। ये लगातार बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बाय द वे बोल रहा है, हर कोई बोल रहे हैं। और फिर उनके घोषणा पत्र में जो लिखा है, और पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, मनमोहन सिंह जी ने 2 बार पब्लिकली कहा है कि इस पर पहला हक मुसलमानों का है। और जब फिर आप सर्वे करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हम सब ले लेंगे और बांट देंगे। जब आप ले लेंगे और बांट देंगे की बात करेंगे, तो फिर वो किसको देंगे? तो जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था उनको देंगे। तो साफ साफ जो बातें होती हैं कि ये अलग अलग डॉट्स को जब बिठाते हैं, तो रत्ती भर भी मेरी बात में क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। उनकी भाषा, उनके शब्द, उनका लिखित निर्णय, 90 के बाद उन्होंने अब तक किए गए सारे प्रयास, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने किए गए निर्णय, सबको अगर एक कैनवास पर देखेंगे तो उनके इरादे साफ हैं। ये उनका हिडन एजेंडा है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, सिर्फ बोलते समय वो हिडन रखते हैं। इस बार मैंने उनको खुल करके बेनकाब किया है, इसलिए वो बौखला गए हैं। वरना जब उस वोट पाने के लिए जाना हो तो वो यही भाषा बोलते हैं, दूसरे वोट लेने जाते हो तब न्यूट्रल होकर के बोलते हैं। तो ये दोगलापन उनके है, हिम्मत होनी चाहिए। हम सालों तक राम मंदिर की बात करते थे। हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अगर मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो 10 पेज का होता था, लास्ट लाइन लिखते थे उसमें राम मंदिर, 370 कॉमन सिविल कोड, लास्ट लाइन होती थी। और सालों से हमारी एक ही टर्मिनोलॉजी होती थी। लेकिन दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन राम मंदिर ही होती थी, उस दिन की टीवी डिबेट राम मंदिर ही होती थी। और फिर चर्चा में ये होता था तारीख नहीं बताएंगे। यानी हमारे मैनिफेस्टो के धज्जियां उड़ा देते थे आप। हम गरीबों के लिए योजनाएं लेकर के आते थे, एक शब्द इस देश के मीडिया में कभी चर्चा में नहीं आया। चर्चा में सिर्फ 3 चीजें रखी गई। आज कांग्रेस के बचाव में मीडिया ने क्यों काम करने की जरूरत है? कोई कारण नहीं है। ये मीडिया का काम था कि उनके 5 मैनिफेस्टो लेकर के एनालिसिस किया जाए और उनके इरादों का, उनकी भाषाओं का, उनकी बातों का। अब देखिए, संविधान, इस देश में संविधान का स्पिरिट पैदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वकीलों और जजेस के लिए ही संविधान हो गई। संविधान देश के कॉमन मैन से जुड़ना चाहिए। इन्होंने संविधान की कभी परवाह नहीं की। जब मैंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया कि हम संविधान दिवस मनाना चाहते हैं, खरगे जी ने खुद ने पार्लियामेंट में विरोध किया। उनका भाषण है, उन्होंने कहा 26 जनवरी तो है, अलग से संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा भाई ये ग्रंथ जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, डिबेट, सब जगह भी चर्चा नहीं। जब उसका महात्म्य बढ़ाएंगे तो फिर मैंने कहा कि जब उसके 60 साल हुए थे संविधान के, तब भारत ने इसको अच्छे ढंग से मनाना चाहिए था। 50 साल हुए तब मनाना चाहिए था।
जब 60 साल हुए तो मैंने बड़े शान से ये संविधान दिवस मनाया और हाथी के ऊपर अंबाड़ी में मैंने संविधान रखा और मैं नीचे पैदल चलता था मुख्यमंत्री, और मैंने सुरेंद्र नगर में एक बहुत बड़ा उसकी यात्रा निकाली। लोगों की संविधान के प्रति श्रद्धा बने। इनको संविधान के नाम पर झूठ बोलने में लगातार, कोई बताएं हमारे मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है क्या, हमारे भाषण में कहीं निकला है क्या? कोई किसी कार्यकर्ता ने किसी संदर्भ में कहीं बोल दिया, उसी को उछाल करके पूरी तरह हमारी पार्टी को, हमारे वर्जन को मानने को तैयार नहीं है, और खुद कहते हैं कि बताओ हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है। ऐसे दोगलापन नहीं चल सकता है जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसमें लग जाता है। उधर से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कई बार, या पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहाँ है कि संविधान खत्म करेंगे, अगला चुनाव नहीं होगा। यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि अगला चुनाव ही मोदी आएंगे तो नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लिखी चीजों पर भी झूठ फैलाया जाता है। आपने सीए का जिक्र किया, 3 कृषि कानून जिसमें कहा गया कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, वो कहीं नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन वो भ्रम फैला कर चीजें जो हैं वो खराब की गई। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देगा, ये बड़ी स्ट्रांग लाइन है। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज जग जाहिर की थी। आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए? इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है। जिस समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू वगैरह सब बैठे थे। उसमें तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला उस समय तो सवाल ही नहीं था। ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और सबने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण भारत को नुकसान करेगा, ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है। जहां तक दलित का, आदिवासियों का, तो एक सामाजिक व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों में समाज में जो विकृतियां आई, जिस प्रकार से छूत अछूत का भाव पैदा हो गया, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, और एक प्रकार से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। और उसमें ये सुझाव निकला, और ये निर्णय भी सनातनियों ने किया है। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे सब सनातनी थे, जितने बैठे थे सब सनातनी थे। नेहरू जी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो अपने आप को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन ज्यादातर वही लोग, राजेंद्र बाबू टीका करके बैठते थे, ऐसे लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया था कि हमें ये प्रायश्चित करना है, आरक्षण देना है, और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूं। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूं, मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं, और इसलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण, कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की, सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं, उसमें हकदार है। मतलब हक नहीं छीन रहे हैं, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम मुसलमान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं धर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती। इस देश में गरीब है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जहां तक आदिवासी और दलित का सवाल है, इसके पीछे हजारों साल का इतिहास पड़ा हुआ है, और इसलिए वो एक स्पेशल कारण है। और जो संविधान ने सही निर्णय किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने सही निर्णय किया, और जो आज भी देश उसका रिस्पेक्ट करता है।
हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पेक्ट करती है और मैं नहीं मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करेगी। यानी आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, मुसलमान मुसलमान करने वालों के विरोधी है। मैं ये धर्म के आधार पर वोट बैंक के खेल जो खेले जाते हैं ना, अब उन्होंने इस बार मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो ठेके देंगे वो ठेके इस पद्धति से देंगे। ये देश कैसे चल सकता है जी? ठेका दिया जाता है कि उनकी क्षमता है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं, सरकार के कामों को करने का उनका ये सारे चीजें देख करके ठेका दिया जाता है। अब आप कहते उसमें भी आरक्षण होगा और वो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी इनके खिलाफ हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं जब चुनाव होता है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। जहां तक हमारा सवाल है, ये सिद्ध करें कि भाई ये हमारा, जैसे मैं कहता हूं भाई सैचुरेशन मुझे करना है, सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन। मतलब गांव में 50 लोग हैं जिनको घर मिलना चाहिए, मतलब 50 को मिलना चाहिए, 49 को नहीं। मतलब उसमें सब समाज आ जाएंगे, सब धर्म आ जाएंगे। आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की ये गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है। मोदी हर काम उस प्रकार से करता है कि भाई सबको सब मिले, इसके लिए करो। अभी भी मैं पब्लिकली कहता हूं कि हमने 4 करोड़ घर बनाए। अब कुछ परिवार हैं, विस्तार हुआ उनका, तो उनको एक घर की जरूरत है। तो राज्यों से मुझे कहा जाता है साहब अगर कुछ और मकान हो जाए, तो मैंने कहा चलो भाई 3 करोड़ और हम प्लान करते हैं, शायद 3 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पब्लिकली अभी सभाओं में कहता हूं कि भाई आप चुनाव में जाते हो तो जाइए, लेकिन मेरा एक काम करिए, अगर कहीं कोई नजर आ जाए किसी को अभी घर मिला नहीं है, नल से जल मिला नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, रह गया है, तो आप उसकी चिट्ठी मुझे लिख दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में ये मिल जाएगा। और मैं कहता हूं आप ही मेरे मोदी है, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं वहां ये नहीं कहता तो इस धर्म के उस धर्म के। तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं, कैसा लगता है? न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं, हमारा ये काम ही नहीं है। जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है, इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भी गाली दे दो ये मुसलमानों के दुश्मन है तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी है। मुसलमान समाज अब समझदार है। जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कि अरे तो जेन्युइन आदमी है। मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन व्यक्ति है। मैं कोविड का वैक्सीन देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन आदमी है, हमारे साथ तो कोई भेद ही नहीं कर रहा है। इनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है, इसलिए उनको ज्यादा भ्रम फैलाने के लिए बिना सर पैर के झूठ बोलने पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, इसमें छोटा सा मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसलमान हुआ, घर मिलना है, गरीब को मिलना है, वो गरीब कोई भी हो सकता है। लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 2 साल 3 साल के बाद शायद नहीं खरीदेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे। 22 साल से यही नैरेटिव कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को खत्म कर देंगे? देखिए, मैं करीब 25 साल हो गए मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते।
और गुजरात में आपको मालूम होगा शायद 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी से रिकॉर्ड अवेलेबल है, दंगे गुजरात में होते थे। उसका 10 साल में 7 साल दंगे होते थे। 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। गुजरात में मुसलमान जो हैं आज बीजेपी वोट देना दे रहे। दूसरा, मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी इन विषयों को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूं तो आप ये चला दे एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूं, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है, कैसे करना। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीखने, साल में 1 महीना तो बोले वहीं रहती है। अमीर की पत्नियां कहती हैं जी, उनके परिवार जन आते हैं। अब यहां उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है, दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? नहीं, और प्रधानमंत्री जी, जो अब हम फेक नैरेटिव की बात करते हैं जिसमें कई बार मुसलमान भी फंसता है, कई बार ऐसा लगता है कि उनको ये क्यों नहीं दिखता कि कश्मीर में पहले मुसलमान का बच्चा पत्थर चलाता था, आज वो रोजगार ले रहा है। लेकिन मैं फेक नैरेटिव की बात करूं सर, आपके ऊपर कई चीजें लगातार झूठ बोली जाती हैं। मतलब कई बार तो मैं अभी नाविका जी से हम लोग बात कर रहे थे कि आप शायद वो व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवि बाहर सबसे गलत पेश हुई है। आपसे मिलने वाला, आपको जानने वाला अलग ही जानता है और बाहर तो अलग ही दुनिया है। ये फेक नैरेटिव इतना फैलाया अपने दोस्तों का, कितना लाख, 16 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ माफ कर दिया राइट ऑफ को, संविधान खत्म कर देंगे, किसान को गाली देते हैं, जो भी चीजें। लेकिन इस बार जब अमित शाह जी का एक फेक वीडियो फैलाया गया, आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इस पर आपका रिएक्शन पहले से अलग था बाकी के झूठ से, ऐसा क्यों और ये क्यों? मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक डीप फेक वीडियो निकला और अमिताभ बच्चन जी के आवाज में निकला। आप हैरान हो जाएंगे, अमिताभ साहब पूरी रात सो नहीं पाए, बोले रात को ही मुझे एफआईआर करनी है। बोले ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं बोले दूर से नमस्ते करता हूँ। दुखी थे बहुत। मध्य प्रदेश में एक्शन लिए गए उन लोगों पर। तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं हुआ है। और मैंने जब दिवाली का बीजेपी के कार्यालय में गेट टुगेदर था, मैंने डीप फेक पर लंबा भाषण किया था। सही बात। मैंने जानबूझ करके किया था उस दिन, और मीडिया को ये मैंने कहा था इस बहुत बड़ा संकट में देख रहा हूँ। मैंने
मेरी G20 समिट में सबने चिंता व्यक्त की थी। हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे से समिट था, उसमें मैंने कहा ये सब कह रहे सॉल्यूशन पर, मैंने उनको एक सॉल्यूशन दिया। मैंने कहा हर एक के ऊपर एक मैसेज पहले आना चाहिए, ये AI जनरेटेड कंटेंट है, आप उसको उस रूप से देखिए। ये उस पर स्टैट्यूटरी वार्निंग आना ही चाहिए, कोने में नहीं, मेन आना चाहिए। जैसे आप लोग नहीं कभी चलाते, फर्स्ट है किसी न्यूज के तो आपकी बीच में Breaking चलती news. पड़ती, वाटरमार्क। हाँ वाटरमार्क चलता है ना, हाँ। वैसा वाटरमार्क रहना चाहिए। इस दुनिया सब परेशान है जी, सब कोई परेशान है। आप कुछ भी बना सकते हैं किसी के लिए। लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लेना देना है उनका? नहीं, सवाल ये है कि ये जो एक आत्मविश्वास खो चुके हैं, ये चुनाव का नहीं, जनता के साथ उनका कोई कनेक्ट ही नहीं, इसलिए हर चीज में उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। आपने जैसे कहा CAA में झूठ बोले, जैसा वो किसान आंदोलन में झूठ बोले, जैसे वो हमारे कोई भी निर्णय हो, हर प्रकार से झूठ फैलाना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो होता ही चला जा रहा है, तो रोक तो सकते नहीं है, खुद कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप कंफ्यूजन पैदा करो, झूठ फैला करके ही कंफ्यूजन पैदा कर सकते हो। तो ये उन्होंने एक खेल शुरू किया है। अग्निवीर पे झूठ बोला। सब मैंने कहा ना, कोई विषय ऐसा नहीं है जो देश हित का हो, वो उसकी चर्चा कभी की नहीं है उन्होंने, स्टडी किया नहीं है कि जिन्हें पकड़ा दिया उनको लगता है इससे लोग भड़केंगे, वोट मिलेगा, और उनका इरादा है भड़काना। और अब वो पूरी तरह फर्जी बातों पर ही निर्भर है, फर्जी नारों पर निर्णय है, वो ये हाल है उनका। अब ये जो फर्जी खेल चल रहा है, फर्जी वीडियो के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश इस देश में कभी नहीं चल सकती जी। और मैं मानता हूं जमीन की स्थिति बिल्कुल अलग है जी। अब ये कभी EVM को लेकर के क्या फर्जी चलाते हैं, कोई मुझे बताए जी। लोग मुझे कहते हैं कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों करते हो? कभी तो सोचो, अगर EVM मेरे हाथ में होता तो मुझे ये मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं टोकनिज्म करके चला आता। मैं दिन रात मर रहा हूं, टूट रहा हूं, क्यों? देश की जनता के पास क्यों जा रहा हूं कहीं? लेकिन अब फेक चलाते जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि आप तानाशाह हैं, आप पुतिन बाबा हैं, आप तानाशाह हैं, तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं। और ये इकोसिस्टम सिर्फ भारत में नहीं है, यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं? हाँ, कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। देखिए मैं बताता हूँ, अच्छा होगा, विषय आपने अच्छा निकाला है, मेरे पास जवाब भी है, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी एक प्रतिष्ठा है, क्या साइंटिफिक तरीके से इस सब्जेक्ट का एनालिसिस हो सकता है क्या? अब जैसे आप सुशांत, आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला में आप बैठ करके भाई ये तानाशाही, अब तानाशाही में ये 100 पॉइंट होते हैं, चलो, और फिर सामने कांग्रेस लिखो, बीजेपी लिखो, कौन सा हमारे बैठता है? उनकी दादी ने क्या किया, टिक मार करो। मोदी की पार्टी के में पहले जो नेता थे किसने क्या किया, टिक मार करो। उनके परनाना ने क्या किया, टिक मार करो। आप न्यूज रूम में आकर के सरकार बैठ जाती थी, क्या कभी चर्चा करोगे? टिक मार करो। नेहरू जी का पहला संशोधन क्या था संविधान का? टिक मार करो। इमरजेंसी के वक्त अधिक पत्रकार जेलों में कविताएं लिखते थे, टिक मार करो। आपका कोई गाना पसंद नहीं आया, अब मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में डाल दिया, और किशोर कुमार सारे गाने बंद कर दिए।
विपक्ष के नेता जेल में पड़े थे, कितने लोग पड़े थे, कितने समय पड़े थे, क्या कारण से पड़े थे, सरकारें कितनी गिराई, हिसाब लगाओ। हमारे काम में हिसाब लगाओ। नौसेना के जहाज लेकर के पिकनिक मनाते थे। बताइए कौन सी डेमोक्रेसी थी? आप समझाइए। मनमाने तरह से लोगों का घर गिराना, नसबंदियां करवाई, किस प्रकार से करवाई थी आपने? गायत्री देवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने? आर्टिकल 356 का 100 बार दुरुपयोग किया गया। ये सारी बातें, यानी इस पूरे चेकलिस्ट को आप एक बार आप अपने तरीके से निकालिए 100 पॉइंट और टिक मार्क कीजिए जी। मैं तो चाहता हूँ एक सप्ताह पर आपकी पाठशाला चलेगी। और मैं मानता हूं कि 100 में से एक बिंदु पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी, ये जो आरोप लगते हैं वो वाला जम्स नहीं निकलेगा जी। हम ये जो शहर है ना, इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट है, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है। वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं। मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है जी? ये सवाल हम पूछते हैं न्यूज़ आवर की डिबेट शो में भी, ये सवाल पब्लिक का शो पर भी, कि आप लोग रोज आते हैं टेलीविजन पर, जो बोलना है, गाली देना है, सब बोल कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहते हैं मोदी वक्त मैं तो बॉयकॉटेड हूँ। आप भी शायद बॉयकॉटेड, हम लोग थे उस 14 वाली लिस्ट में। 14 वाली लिस्ट में हम बॉयकॉटेड जर्नलिस्ट हैं। हमारे चैनल, देखिए 14 की लिस्ट का मतलब है 2014 से जुड़ा है 14। अब 24 में 10 और जुड़ जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ प्रधानमंत्री जी की जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं। तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी। और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। मोदी जी, कभी माँ के बारे में कोई कुछ कहता है तो, मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। सवाल मेरी माँ का नहीं है जी। मेरी माँ तो चलिए मुझे जन्म दिया निमित्त है, पर तो वैसे तो मैं मेरी माँ के साथ मैंने कोई न्याय नहीं किया है, क्योंकि माँ के जो सपने रहते हैं बच्चे के पास, वैसा कोई सपना माँ का मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत छोटी आयु में भाग गया था, चला गया बाहर, तो उस प्रकार से मैं तो गुनहगार को एक प्रकार से। वो तो नहीं मानती होंगी ऐसे। नहीं। यश, मैं माफी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता, लेकिन क्या ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे, कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा लेकिन आपकी माँ नहीं होगी। आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते थे। ऐसा है कि मैं तो कभी उस राजनीति में था नहीं। अचानक मुझे संगठन का काम करता अटल जी का फोन आया कि रात को आओ, काम है। तो मैं अटल जी के पास आया, तो कहा भाई तुम्हें गुजरात जाना है। मैं कहा क्यों? मैंने कहा मैं अभी यहाँ इतने सारा देश भर का काम देखता हूँ, अब फिर मुझे गुजरात क्यों कैसे आप डाल रहे हो? मेरा पार्टी का काम कर ही रहा हूँ मैं, और उसमें गुजरात का भी कभी कभी जाके देख लेता हूँ। नहीं अब बहुत हो गया संगठन, अब तुमको सरकार संभालनी पड़ेगी।
मैं कहा अटल मैंने तो कभी सरकार चलाई नहीं, मैं जानता नहीं किसी को, मैं कभी पुलिस थाना नहीं देखा, मैं क्या करूँगा। तो मैंने मना किया उनको। तो दूसरे दिन सुबह अटल जी का आडवाणी जी का फोन आया, कह भाई तुम कल अटल जी को मना करके आ गए हो। मैं कहा हाँ, मुझे तो मालूम नहीं था मुझे क्यों बुलाया। और मुझे कहा नहीं बोला आओ जरा बात करेंगे। तो मैं आडवाणी जी के घर गया। ये बोले सब लोगों ने कई दिनों से चर्चा चल रही थी और ये सबका मत बना है, केशु भाई का मत बना है कि भाई नरेंद्र भाई को भेजिए, इसलिए आपको जाना है। तो फिर मैंने अटल जी को फ़ोन किया, मैं कहा अटल जी मैं आता हूँ। मैं कहा अटल सॉरी मैंने कल मेरा तरीका ठीक नहीं होगा, कि जो पार्टी करेगी मैं कहेगी मैं करूँगा। तो फिर मैं गुजरात गया। तो पहले मैं मेरी माँ से मिलने गया और माँ से मैंने कहा कि माँ मैं तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो दुनिया अलग थी, अब मुझे वापिस मैं आ रहा हूँ गुजरात। अच्छा बोले तुम गुजरात आओगे, चलो अच्छा है। उनकी खुशी यही थी के पास नजदीक। और तो उन्होंने मुझे दो बातें कही, देख भाई गरीब की चिंता करना, और दूसरा वो गुजराती में रिश्वत को लांच शब्द है, कभी लांच मत लेना। शायद उस दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टेड भी है। तो ये तो मेरा तब से फिर एक बार नाता जोड़ा। वैसे तो मैं बड़ा कट ऑफ था, कहीं बाहर ही रहता था। फिर मैं जब नामांकन करने गया पहली बार, तो मैंने कहा चलो भाई माँ के पैर छू करके जाते हैं। तो मैं मेरे भाई के घर गया, माँ ने मुझे गुड़ खिलाया। तब से लेकर के मैं जितने नामांकन किए हैं, सब नामांकन के पहले मैं माँ के पैर छूने गया और नामांकन कर गया, और गुड़ देती थी। ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मन में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए, उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ, माँ गंगा तो है ही है। तो कमी तो है, पर देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रही है। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। आपके सामने माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है। शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे, क्योंकि आप थोड़े नहीं मजाक उड़ाते पॉलिटिशियन हैं। हमारा मेरा ही वीकनेस कहो जो भी है, मैं गरीब की बात हो, दुखियारों की बात हो, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब ये मेरी वीकनेस भी है, एक सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप माओं की बात कर रहे थे कि करोड़ों माएँ आपके साथ हैं। पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। ऐसे है जी, मैं बताता हूँ, मैं माँ शब्द बोलता हूँ, मतलब मेरे मन में एक समग्र संसार है।
उसमें बच्चे भी हैं जी, छोटी छोटी बेटियां हैं, पर माँ स्वरूप मैं बोल रहा हूँ जी। तो मैं माँ कहते कोई एक बायोलॉजिकल चर्चा मेरी नहीं है, मेरा एक पूरा बड़ा भाव है लोगों की तरफ। प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं बाहर भी? और इनमें कुछ लिंक नजर आता है कुछ? मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा, और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं उसने दिखाया है, और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फटफड़ाती है। फटफड़ाती है। तो ये वो फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। प्रधानमंत्री जी, एक काम जो आपने किया है, जो हम लोग भी बाहर जाते हैं, विदेश दौरा आपका कवर करते हैं, हम लोग अभी यूएस गए थे, तो मन बड़ा गर्व से भर गया कि बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो भी अंदर सोच रहे होंगे ये किस मेहमान को बुलाया है कि हमारे घर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के अंदर भरा, और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है, जिनको लगता था कि हिंदुत्व की बात करना कम्युनल होना है, मंदिर जाना कूल नहीं है। ये सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों में और हिंदुओं में भरा है, क्या ये आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना है? मेरा जीवन ही इसके लिए है, सवाल सोच का नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी भारत को प्यार करता है, उसकी चमड़ी का रंग कोई भी हो, जो भी भारत को प्यार करता है वो भारत पर गर्व करे, और आन बान शान के साथ गर्व करे, और समझ करके करे। आंख बंद करके करे मेरी अपेक्षा नहीं है। और मैं हिंदुओं तक सीमित रह करके इतने बड़े महान देश को अन्याय करना नहीं चाहता हूं। वो तो पाप होगा। अगर मैं सिर्फ हिंदुओं में ये भाव भरूं तो मैं पाप कर रहा हूं। मुझे तो भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूभाग में पैदा क्यों ना हुआ हो, वो मेरे भारत को प्यार करता है और मेरे भारत के लिए गौरव गान करे। वो तो मैं बड़ी दुनिया में, आपने देखा होगा महात्मा गांधी के 150 साल हुए, 50 साल भी हुए थे, 100 साल भी हुए थे, इस दुनिया को पता तक नहीं चला। मैंने महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन, वैष्णव भजन, मैंने तय किया कि दुनिया के 150 देशों में वहां के टॉप मोस्ट कलाकारों से ये होना चाहिए, और किया। दुनिया के 150 देशों के टॉप मोस्ट कलाकारों ने एक गुजराती भजन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन, सारी दुनिया ने गाया। मैं मेरे देश के गौरव के लिए दुनिया को जोड़ना चाहता हूं। मेरे लिए उसमें कहाँ किसके गोद में पैदा हुआ वो मुद्दा ही नहीं है, किस भूमि में पैदा हुआ वो मुद्दा नहीं। पूरी दुनिया मेरे भारत का गौरव गान करे, ये मकसद लेकर के मैं तो निकला हूं।
मेरा तो कमिटमेंट है ये, और जीता भी तो इसी के लिए हूं। योग दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, हर क्षेत्र में मैं एनवायरनमेंट को लेकर के हमको भी मैंने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फिर मैंने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, बिजली के लिए मैंने कहा। तो मेरी हर सोच में मैं ग्लोबली, मैंने हमारे चंद्रयान गया तो पॉइंट का नाम मैंने शिव शक्ति रखा है। अब शिव शक्ति से उसको किसी को तकलीफ हो कि भाई ये हिंदू वाला कहां से ले आया, तो उनकी मजबूरी है। मेरे देश से सहज निकलेगा जाए, शिव और शक्ति से ऊपर से क्या हो सकता है जी। और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है, संकोच भी नहीं है, मुझे गर्व है। तो मैं गर्व से जीता भी हूं, लेकिन मैं किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, भूभाग कहीं से हो, मेरे देश के गीत गाए दुनिया, इसके लिए तो मैं पैदा हुआ हूं जी। अब देखिए, हम 300 से ज्यादा कलाकृतियां जो चोरी की गई थी हम वापिस लाए। अभी पहले भी हो सकता था जी, लेकिन हमने वो विश्वास दी। और मैं तो मुझे एक कोई आपके किसी पत्रकार परिवार में से भी मुझे उनका कोई बच्चा विदेश पढ़ता था, तो कहा भाई आजकल तो हमको यूनिवर्सिटी में बोले मोदी जी ने भारत को कूल बना दिया। ये बच्चे बड़े यूनिवर्सिटी में साथ से घूम रहे हैं जी। नहीं, कूल और स्ट्रॉन्ग दोनों बना दिया। प्रधानमंत्री, एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है, वो है कि जिस तरह का हम एक वाकया देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है, और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में होती, और कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दूसरा, एज फार एज मोदी इज कंसर्न, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये 2900 या 3000 या 5000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तबका है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे, देवगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर पे थे, तबका है। इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा इकट्ठा करके रखा, और चुनाव में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतदान पूरा हो गया, वो ब्लॉक वोकलिका का, उसके बाद उसको बाहर लाना, और उसको विदेश बाहर भेजने के बाद बाहर लाना, ये बहुत ही शंकास्पद है खेल। कि भाई आप अपने राज्य से जाने दे रहे हो, अगर आपके पास जानकारी है तो अपने वॉच रखते, एयरपोर्ट पर रखते, आपने कुछ किया नहीं, भारत सरकार को कभी इन्फॉर्म नहीं किया आपने। इसका मतलब ये उनका राजनीतिक खेल है, और उनको मालूम है कि ये उनके कार्यकाल के सरकार में जब उनकी भागीदारी थी तब का ही उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में एक खेल बंद होनी चाहिए। वापस लाएंगे? वापस लाना भी चाहिए, और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि भाई 5 साल पहले आपने कहा था कि उस पर रोजगार के डेटा पर जो है उसकी विश्वसनीयता पर आपने प्रश्न उठाए थे।
क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन। पहली बात है कि आज अवसर ही अवसर है। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया है, लेकिन आवश्यकता ये है कि चीजों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। एक्यूरेट सोर्स से जो डेटा मिलता है उसको आधार पर, अब जैसे पीएलएफएस का डेटा, उससे तो विश्वास नहीं मानोगे आप, पीएलएफएस के डेटा को तो विश्वास नहीं होगा। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। उसी प्रकार से ग्रामीण बेरोजगारी, यानी हर जगह पे आया कि भाई ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी घटी है, ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ी है, इकोनॉमी का सेंटर बनते जा रहे ग्रामीण। 2017 से लेकर के 2023 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले दिनों से सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2017 49.8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023 में लगभग 58% हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी दर 6% थे, अब करीब करीब 3% हो गया है। इसको क्या कहेंगे? नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्टिव हुई है। वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के काम करती है। और 1 करोड़ लखपति दीदी, और अभी मेरा लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी का। ईपीएफओ में 6 करोड़ लोगों से ज्यादा रजिस्ट्री होती है। वो तो ऐसे नामकरण नहीं है, वो तो कैश मिलता है तब बनता है जी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब दोनों बढ़ाई गई है। मुद्रा योजना, लाखों लोगों को हमने बिना गारंटी लोन दिए और एक एक व्यक्ति ने 1-1, 2-2 लोगों को रोजगार दिया। नए सेक्टर्स के लिए हमने स्पेस खोल दिया। हमने स्टार्टअप देखिए, पहले के जमाने में 200-300 स्टार्टअप थे, आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। और टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर वो नेतृत्व कर रहे हैं। ड्रोन्स का क्षेत्र इतना बड़ा है जी। आज ड्रोन जीवन में इतना उपयोगी हो रहा है, इतना बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विस सेक्टर तक। आज कोई भी टीवी कैमरा वाला, शादी वाला कैमरा वाला भी ड्रोन वाले अलग ऑपरेटर रखता है। ड्रोन दीदी का मेरा कार्यक्रम पूरे देश में बहुत बड़ा कमाल कर रहा है जी। मैपिंग की बात हो, कृषि की बात हो, रक्षा क्षेत्र हो, इवन ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, मेडिसिन में कितना बड़ा कमाल हुआ है। 5G का विस्तार, ये टावर वावर तो लगे होंगे तो रोजगार को ये मिला हुआ। AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कितना बड़ा अवसर मिल रहा है। यानी एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि अब हम 6G पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है। जितने अवसर हमने पैदा की है वो पहले कभी नहीं हुए, और जितने अवसर की संभावना हम देख रहे हैं वो भी पहले कभी नहीं सोचा गया था। मोदी जी, वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए, बिजली तो आएगी कम से कम। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तारीफ वहां के मंत्री कर रहे हैं। आप देखिए महंगाई, अब इंदिरा जी के समय देश में कितनी महंगाई थी, ये भी पाठशाला में करने जैसा कार्यक्रम है जी। और मोदी के राज में कितनी महंगाई है, 2014 के पहले कितनी महंगाई थी, 2014, और आज तो युद्ध का समय है। और आप हैरान हो जाएंगे जी, मुझे दुख होता है कहने से, लाल किले पर से पंडित नेहरू का भाषण है, आपको वो ऑडियो और वीडियो दोनों मिलेगा। नहीं, हमने चलाया। उस भाषण में वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ी है ताकि नॉर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही है। नॉर्थ कोरिया में लड़ाई, तब तो इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था और नेहरू जी को महंगाई मारती थी। अभी तो यूक्रेन वगैरह में तो लड़ाई को दुनिया पर सीधा प्रभाव है, क्योंकि वहां कुछ चीजें हो है, यानी फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, तीनों पर इस लड़ाई का प्रभाव है जी। और तीनों महंगाई के मूलभूत चीजें हैं। 3 प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बदल गए महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से। हाँ। वहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं महंगाई की वजह से। नहीं, मैं तो चाहता हूं आपके न्यूज अवर में एक पूरा समय ये कि इसी पर निकालिए जी।
और जानकार लोगों को बुलाइए, तू मैं वालों को नहीं। मैं पक्का बताता हूँ जी, देश को पता चलेगा कितना झूठ चलाते हैं जी। और आप एक न्यूज आपका इसको समर्पित कीजिए आप। बिल्कुल इस मुद्दे पर गहराई तक जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक सवाल जो हमेशा पूछना चाह रही थी मैं, आपने कहा जून 4 के बाद सब कुछ थम जाएगा, ये जो इकोसिस्टम का जो चल रहा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले 100 दिन का कार्यक्रम भी बन चुका है। तो कुछ बताइए। और आप बार बार अपनी रैलीज में कह देते हैं कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, तो जनता एकदम दिल थाम के बैठी है कि क्या फैसले आने वाले हैं। छोटा सा ट्रेलर अगर हो। मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये मेरा यानी स्वभाव से मैं बहुत एडवांस प्लानिंग का मेरा नेचर है। मैं बहुत यानी इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है, तो मैं बहुत एडवांस में सोचता हूँ। तो मैं, और गुजरात में मुझे एक्सपीरियंस भी था, मैं सरकार के बाद मुझे क्या करना है। मैंने यहाँ 14 में भी सोच के आया था, 19 में भी मैं सोच करके बैठा था। देखिए, हमने जो काम किए हैं, आप मेरा पहले का देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 तलाक पर जो हमने जो कानून बनाया था पहले ही कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया, शुरू में ही कर दिया। यानी बड़ी समस्याओं से निपटना, उसको पूरा करना ही मेरे नेचर में है। और मुझे तीसरा टर्म के लिए मैं बड़े निर्णय चाहता हूँ, महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहता हूँ। कोई तोड़फोड़ करने के निर्णय मेरे नहीं होता है जी। 100 दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेडी है, और मैं 4 तारीख के बाद एक दिन भी समय खराब करना नहीं चाहता हूँ। मुझे इतनी अनुकूलता है कि मैं मेरे देश को एक रत्ती पर नुकसान होने देना नहीं चाहता हूँ। मैंने विलंब के कारण जो नुकसान हो वो भी नहीं होने देना चाहता हूँ मैं। और जहाँ तक मैंने ट्रेलर तो पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं तो सर, उस लिस्ट में क्या पूरे देश में यूसीसी लागू करना भी है? पहली बात है कि यूसीसी का जो विषय है वो कोई मोदी का कार्यक्रम नहीं वो कोई बीजेपी का। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहा है जी। ये लोग इतने सालों से कर नहीं रहे थे क्योंकि वोट बैंक की राजनीति उन पर सवार थी। यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। दूसरा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डजन बार कहा है कि भारत में यूसीसी करो। और ये देश में देखना चाहिए, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है। मेरा देश चल रहा है, गोवा में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है, फिर भी यूसीसी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। उत्तराखंड ने बहुत अच्छे दिशा में कदम उठाए हैं। तो एक के बाद एक प्रयोग, हम थोपने वालों में से नहीं है जी, हम इवॉल्व कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी हमें रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट पर स्टडी करने के लिए मैंने कहा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं चुनाव की तैयारी करता ही नहीं हूँ। काम की न मैं चुनाव के लिए सोचता हूँ, न मैं चुनाव का टाइम टेबल देख करके काम करता हूँ। मेरे सामने साफ है कि ये देश जब 100 साल का होगा, तब आजादी के 100 साल जब हो जाए, तब देश कहाँ हो। और ये रातों रात नहीं होता है। जैसे मैंने इस बार बजट में एक वाक्य बोला है, अब जो ट्रेलर और आगे क्या पूछ रही हो ना, इसमें से मिलेगा आपको। मैंने बजट में एक वाक्य बोला है कि हम डेमोग्राफी को लेकर के एक कमीशन बिठाएंगे। अब ये क्या है? देखिए, दुनिया के बहुत से देश परेशान हैं, वहां पर एजिंग के कारण बहुत बड़ा पॉपुलेशन, अब एक डेमोग्राफी का एक रूप है। मैं नहीं चाहता कि 2047 में मेरे देश में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई प्लानिंग ना हो। आज हम युवा हैं, लेकिन कभी तो बूढ़े होंगे। तो इस सरकार का काम है अभी से सोचे। मैं वो सोचता हूँ कि आज आप जो नौजवान है वो 2047 में जब बूढ़े होंगे तब आप असहायता न अनुभव, इसके लिए प्लानिंग अभी से होना चाहिए।
मैं इस लेवल के काम कर रहा हूँ जी। मैंने ऑलरेडी बजट में एक वाक्य बोला, लेकिन देश में मीडिया पकड़ नहीं पाए उस बात को, लेकिन मैं इस सोच से काम कर रहा हूँ जी। नहीं, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि इस बार तो गया हुआ है मामला, 29 में मोदी जी हटेंगे फिर हम आएंगे, 29 में उनका चांस है? ऐसा है, मैं राजनीति में कौन आए कौन जाए, कोई देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के आधार पर चलता हो जी। मैं मोदी के आधार पर देश चले, ये मोदी कभी नहीं चाहेगा। ऐसा मेरा देश, ये मेरा देश तो बहुरत्ना वसुंधरा है जी। यहाँ तो अनेक रत्न पैदा होते रहे हैं, आगे भी होते रहने वाले हैं, और देश आगे चलने ही वाला है। लेकिन इस प्रकार से माला जपने से कोई अपना भविष्य नहीं बना सकता। हर एक को अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जनता के सुख दुख के साथी बनना चाहिए, और वैकेशन थोड़े कम करने चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आपके कोई पॉलिटिकल पर्सनल बकेट लिस्ट होती है सबकी, कुछ जो हो गया, जो सबसे आपके दिल के करीब था, कोई एक चीज ऐसे बताइए कि वो हो गया तो वो मेरी अचीवमेंट मुझे महसूस होती है, ऐसा और होता बच है। क्या गया? मेरा काम का जो स्टाइल है ना, वो एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, टुकड़ों में नहीं होता है जी। लेकिन मैं जब उसको बाहर लाता हूं तो वो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। जैसे मैं कहूँगा चलो भाई सबके बैंक अकाउंट खोलो। मुझे याद है मैं 2014 में नया नया आया और जनधन अकाउंट का मैंने शुरू किया, तो हमारे अरुण जेटली बड़े परेशान हो गए, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग करने लगा कि भाई कितने बैंकों ने किया, बैंक वाले झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं कि नहीं जाते, बैंक वाले रेडी पटरी वालों के पास जाते हैं। अरुण जी ने कहा ये तो आपने क्या ऑर्डर कर दिया है, वो हो जाए। मैंने कहा नहीं जी, मुझे ये 100 दिन में काम पूरा करना है। लेकिन तब दुनिया को लग रहा था ये तो जनधन अकाउंट खोल रहा है। अच्छा, बैंक वाले मेरे से झगड़ा कर रहे थे, साहब स्टेशनरी का पैसा तो मिले। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, 0 अमाउंट से अकाउंट खुलेगा। तब आश्चर्य होता था लोगों को, लेकिन वही जनधन अकाउंट कोरोना के समय कितनी बड़ी ताकत बन गया। वही जनधन अकाउंट फिर मैंने उसको आधार से जोड़ा, फिर मैं उसको मोबाइल से जोड़ा, फिर मैंने उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा। 36 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। फिर मनरेगा से जोड़ा। यानी मैं जब बैंक के खाता, दुनिया को तो लगा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी गाड़ी वहीं अटक जाती है, मोदी की तो वहीं से शुरू होती है। और बाहर के जितने देश से लोग आए उन्होंने वो डिजिटल तो वो भी देखा। तो जब एक काम करता हूँ लगता है ये करते हैं, लेकिन समझ लीजिए मैं एक करता हूँ तो वो नहीं कर रहा हूँ, वो जाकर के कहीं और रुकेगा। पर कुछ कभी पर्सनल मैं सिंपल बताता हूँ जी कैसे होता है। मैं गुजरात गया मुख्यमंत्री के नाते, और मेरी पहली सचिवों के साथ मीटिंग थी। तो उस समय हमारे शिक्षा सचिव मिस्टर माकड़ करके थे। तो माकड़ ने कहा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में देश में हम 20 नंबर पे हैं। तो मैं चौंक गया, गुजरात जैसा राज्य गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 20 नंबर पे। मेरे मन में चिपक गया वो पहली मीटिंग का वो। फिर हर वर्ष जून महीने में 44 डिग्री टेम्परेचर होता है गुजरात में, 13, 14, 15 जून 3 दिन मैं गांव में रहता था। उस गांव में जाता था जहां मिनिमम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, और मैं 3 दिन में 5 गांव करता था। उन 5 गांव में घर घर जाना, और मैं कहता मैं भिक्षा मांगने आया हूं, और मैं भिक्षा में आपसे वचन मांगता हूं कि मुझे वचन दीजिए कि मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। तो मैं भिक्षुक के रूप में काम करता था, और मुख्यमंत्री के नाते 3 दिन भिक्षा मांगनी है ना मांगनी, ये मेरा नियम था। और बच्चियों को मैं स्कूल ले जाता था। लोगों को लगा चलो मोदी जी बच्चों, लेकिन मैंने उस काम के लिए 1.5 लाख नए टीचर भर्ती किए। उस काम के लिए मैंने 2.5 लाख नए स्कूल के कमरे बनाए। इस काम के लिए मैंने हर स्कूल को इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उस काम के लिए मैंने हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर की व्यवस्था करना शुरू किया।
फिर मैंने गुणोत्सव शुरू किया। उसमें मैं फिर 3 दिन दिवाली के बाद देता था, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, यानी पहले तो लगा कि यार मोदी गर्मी में ले जा रहा है, घुमा रहा है लेकिन बात यहाँ तक पहुंचा दी। तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं चीज को कहीं शुरू करता हूं तो मतलब वो समझ लीजिए कि मैंने बहुत लंबा सोच करके आया हूं। जब मैंने योगा की बात कही तब लोगों को लगा जैसे हर दिन मनाने की बात आती वैसे ही आएगा। मेरे लिए वैसा नहीं था जी। दुनिया में एक विमेन डे के सिवाय कोई भी ऐसा डे नहीं है जैसे योगा डे है। विमेन डे पकड़ गया है क्योंकि वो विमेन ने उसको ओनरशिप लिया है। यूएन का ओनरशिप प्लेटफॉर्म है। योगा दुनिया ने खुद ने ओनरशिप ले ली है। तो अब योगा के साथ मैं आयुर्वेद ले आया, आयुर्वेद के साथ भारत की परंपराएं ले आया, उसके साथ मैंने कोविड में ऑल्टरनेट मेडिसिन ले आया, मैंने ब्रिक्स में ऑल्टरनेट मेडिसिन का सब्जेक्ट रखा, मैंने G20 में ट्रेडिशनल मेडिसिन का सब्जेक्ट रखा। यानी आप देखिए चीज मैं छोड़ता नहीं हूँ। आपके जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी कि अभी ये दिख रहा है इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कि 4 जून को यही रिजल्ट आएगा, जरूर ईवीएम में कोई चिप डाला, मोदी चिप। ऐसा है, आप कुछ भी कहिए वो उसका अर्थ यही निकालते हैं। उनको इतने डरे हुए हैं ना जी। कुछ लोग होते हैं ना जो दीवार पर उनको थोड़ा सा वो दिखता है, किसी को उसमें भी भूत दिखता है। अरे दीवार पे ऐसे ही कलर में थोड़ा वो बनाने वाला बेचारा, उसको रात में वो ही देखता है, सो नहीं पाता है वो। ऐसे लोग होते हैं, उनका क्या करोगे? उनका मनोवैज्ञानिक, अब मुझे नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे मनोविज्ञान के लिए, ऐसे लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन आज आपने बहुत बहुत धन्यवाद। पाठशाला में बहुत सारे अध्याय देश के खोल दिए और न्यूज़आर का भी एजेंडा सेट कर दिया, क्लास भी लगा दी। मुझे उम्मीद है आपको पाठशाला अटेंड करके इतने दिन बाद अच्छा लगा होगा। नहीं, मैं ऐसा है, आपका न्यूज अवर हो, आपका पाठशाला हो, उसने एक अलग लेवल है, मैं मानता हूँ। ये ठीक है कि न्यूज अवर में तू मैं वाले लोग भी आते हैं, पाठशाला में अलग से आपने उसको डेवलप किया है। लेकिन एक, क्योंकि आपको भी तो वैरायटी लेके आना पड़ता है जी, वरना तो एक गाड़ी चलती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपने भावुक होकर भी और देश को आगे ले जाने के लिए जो हमें रास्ते, भावुकता तो मेरा पर्सनली है, दुनिया मेरी क्या करेंगे। लेकिन आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाक तरीके से आपने हमसे। मुझे जी सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं मीडिया में। ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं, और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है, और आपको भी लगता है यार कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे। तो मैं तो चिंतित हूं कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ, वरना गाली की सुनो। ये हाल करके रख दिया है जी आपके पूरे क्षेत्र में। और दूसरा, देश में पहले पत्रकारिता थी, अखबार आता था वो मानता है पत्रकार है ना, उसकी एक वैल्यू थी। आज सोशल मीडिया से सभी पत्रकार उसको वो जानता है कि ये वो व्यक्ति लिख रहा है, मतलब फिर उसको लेख नहीं दिखता है, उसका ट्विटर याद रहता है, जब उसकी ये सोचे तो ये लिखेगा ही। तो वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई जी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू सिस्टम रहे, क्योंकि 30 साल पत्रकारिता में हर फेज देखा है। फिर भी मैं बताता हूँ, आप दबाव में जी रहे हैं जी, आप भी दबाव में जी रहे हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको भी यहाँ आने से आए रहता होगा, पक्का रहता होगा कि यार मोदी को 2 सवाल तो टेढ़े पूछने ही पूछने हैं, वरना ये मन क्योंकि आपको चिंता है कि बाद में फिर कोई ये आलोचना न करे, क्योंकि उनको मालूम है उनको इसके कंटेंट पे इंटरेस्ट नहीं है। उनको इसी में इंटरेस्ट है कि मोदी को आपने फंसाया कि नहीं फंसाया, इसी में इंटरेस्ट है।
अगर फंसाया तो इंटरव्यू अच्छा, नहीं फंसाया तो फ्रेंडली मैच थी। लेकिन वो गीता का ज्ञान है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। प्रधानमंत्री जी बहुत 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 धन्यवाद, आपने समय दिया और सवालों कामनाएं भी जो इलेक्शन। थैंक यू। 4 जून के बाद मिलेंगे। बिल्कुल Thank you. इंतजार रहेगा। 2007 में भी आपने चुनाव के बाद मुझे दिया था, तो इंटरव्यू दिया था इंतजार। आपको। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।